नमस्कार, इलाके की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली, जो पहले अकबरपुर नाम से जानी जाती थी, जहां से बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार सांसद भी रही। यह इलाका बीएसपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन साल 2008 में हुए डेलिमिटेशन के बाद अकबरपुर बन गया अम्बेडकर नगर। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या अम्बेडकर नगर बनने के बाद विकास की रफ्तार में कोई बदलाव आया? क्या बीते 5 सालों में जनता को जन सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल पाई? क्या बीते 5 सालों में जनता की कसौटी पर खरे उतरे मौजूदा सांसद? आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर बीएसपी का गढ़ है और 5 विधानसभा सीटों वाले इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद बीएसपी से ही हैं। सांसद जी और पार्टी का दावा है कि उन्होंने इलाके में विकास की नई इबारत लिखी है, पर क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है? देखिए रिपोर्ट। साल 2008 में हुए डिलिमिटेशन से पहले तक अम्बेडकर नगर अकबरपुर के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई थी, जिसके बाद इसे अकबरपुर कहा गया। अकबरपुर, जिसे अब लोग अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं, वो भारतीय इतिहास में इसलिए भी अहम है क्योंकि ये भारत में समाजवाद की नींव रखने वाले नेताओं में से एक राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली है। महात्मा गांधी ने भी आजादी से पहले यहाँ आकर लोगों को सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया था। इतिहास के पन्नों में हर मायने में खास जगह रखने वाला अम्बेडकर नगर राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस इलाके को बीएसपी का गढ़ माना जाता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद अम्बेडकर नगर को लोकसभा सीट बनाया गया। 2009 में हुए चुनाव में ये सीट बीएसपी के खाते में गई। इससे पहले जब यह अकबरपुर हुआ करता था, उस वक्त यहाँ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं: अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, कचहरी और गोसाईगंज। 2007 में 5 सीटें जहां बीएसपी के खाते में थीं, वहीं 2012 में एसपी के खाते में चली गईं। 2009 लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी के राकेश पांडे ने जीत हासिल की। सांसद महोदय इस इलाके में विकास की नई इबारत लिखने की बात करते हैं। हमारे पार्टी के नेता और हम लोग स्वयं अम्बेडकर नगर जनपद के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे हैं, आगे रहेंगे भी। वहां से राजीव गांधी वित्तीयकरण योजना प्रयास करके 284 करोड़ रुपए ले आया गया। 100 करोड़ रुपए के पीएमजीएसवाई योजना में आया। 127 किलोमीटर सड़कों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हमारे प्रस्ताव क्षेत्र में से इसका टेंडर हो चुका और काम भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सांसद निधि से माननीय सांसद जो है हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाई गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाया है पिछले 5 सालों में जिससे कि जनता को डायरेक्ट उससे कोई फायदा मिल सके। जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने कार्यों की समीक्षा करे। यहाँ की दशा, यहाँ की परिस्थितियां स्वयं गवाह है कि उन्होंने क्या करना था और क्या नहीं किया। जो भी ऐलान हो, जो भी घोषणाएं हो, उनका ईमानदारी से पालन नहीं हो, वरना कोई फायदा नहीं। यहाँ वादे हैं, दावे हैं, पर आखिर हकीकत के ये कितने करीब हैं? इसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। ये है यहाँ के विकास की सड़क, जिसके लिए कहना मुश्किल है कि यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि सांसद के घर को जाने वाली सड़क भी पूरी तरह गड्ढे में बदल गई है और सड़कों पर जो भी काम हो रहा है सब कमीशन खोरी के तहत हो रहा है। बनने के 1 ही महीने बाद सड़कें फिर पुराने स्थिति में पहुंच जा रही हैं। हिमालय रेलवे का नहीं किया तो ये जो सड़कें हैं उन पर काम कर सकते थे। पूरे क्षेत्र में एकदम से कोई विकास का कार्य इन्होंने नहीं किया है। हर चीज जो राजनीति से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, वो चूंकि करप्ट है, भ्रष्ट है, इसलिए हर चीज में हमको दाग दिखाई देता है। कोई चीज में ईमानदारी नहीं दिखाई देती। ये अम्बेडकर नगर जनपद नया जनपद है और इसमें पिछड़ा हुआ भी है। इसमें बहुत ही विकास की जरूरत थी
लेकिन उस प्रकार से विकास नहीं हो पाया। इलाके की दूसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। इन पटरियों से लगातार ट्रेनें गुजरती हैं। बावजूद इसके ये लोग और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पटरियों को पार कर रहे हैं। सबसे जरूरी तो ये है जो आपका अप डाउन है रेलवे से इस तरफ से उस तरफ जाना, बच्चों को उधर ज्यादा स्कूल है, बच्चों को सबको जाना पड़ता है। और ये एक छोटा सा काम जो नहीं कर पा रही सरकार, और सरकार बड़े बड़े वादे करती कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं करती बच्चों के लिए। बच्चों को जितना झेलना पड़ता है। बनवाना बहुत जरूरी है, जनता परेशान होती है, जो भी यहाँ जाता है सबको तकलीफ होती है और खतरा भी है। बच्चों आने जाने के लिए इतनी ज्यादा मुश्किल से कठिनाइयों का रास्ता सामना करना पड़ रहा है। नॉन स्टॉप गाड़ी यहाँ से आती जाती गुजरती रहती है। ये इस रेलवे क्रॉसिंग खुलवाना बहुत जरूरी हो गया है। समझिए अर्थव्यवस्था एकदम सारे नष्ट होते जा रही है। और यहाँ दर्जनों स्कूलें हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी आने जाने के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही है। वादा भी इन्होंने किया था कि जो क्रॉसिंग है जिसके नाते से तमाम जनता को परेशानी होती है, विद्यार्थियों को परेशानी होती है, वो क्रॉसिंग एक खुलवा देंगे, जिसको रेलवे विभाग ने बंद कर रखा है। वो भी नहीं खुलवा पाए। नीचे से जो ओवरब्रिज है उसकी रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उसके समाधान के लिए इनके सामने दो प्रस्ताव आए कि अंडर ब्रिज बनाया जाए, जो रेलवे स्टेशन से पूरब से और पश्चिम से एक रास्ता है भी, उस पर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। शहर के अंदर रेलवे क्रॉसिंग का था जो नहीं हो पाया। बहुत से बच्चे जान पे जोखिम में लेकर के वो आते जाते हैं। वही बहुत बड़ा मुद्दा था। अम्बेडकर नगर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, लेकिन फिर भी किसानों के गेहूं और धान की खरीद पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा और न ही किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्त सुविधा मुहैया हो पा रही है। मिलों की भी हालत कमोबेश यही है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। नतीजा, लोगों के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। रोजगार के अवसर सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए। नियुक्तियां की नहीं जा रही है, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में युवा जाएगा। युवाओं के सामने, जनपद के युवाओं के सामने विशेष तौर पर बहुत बड़ी समस्या। कोई रोजगार नहीं रखा है। अभी तक सब हम लोग बैठे हुए हैं, पढ़ाई करके बैठ चुके हैं, तो रोजगार की कोई स्थिति नहीं है। फॉर्म भरवा लिया जाता है, फॉर्म हर बार भरवाए जाते हैं, लेकिन कोई इसके सोल्यूशन निकलता नहीं है। सब ऐसे बैठे हुए हैं। कई रोजगार तो ऐसे हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। एक वक्त था जब टांडा और जलालपुर के हथकरघों से बना कपड़ा टांडा टेरिकॉट सबसे सस्ते कपड़े के नाम से देश और विदेश में लोकप्रिय था, लेकिन आज यहाँ हथकरघा उद्योग अपनी उपेक्षा से बदहाल हो चुका है। और बुनकर रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहा है। बिजली की समस्या यहाँ हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है और कहीं से भी नौजवानों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, भत्ता की शक्ल में, पेंशन की शक्ल में, डकैती चोरियां बढ़ रही हैं, रोजी रोजगार से बरतरफ किया जा रहा है। और समस्या यहाँ की इतनी बुरी है कि अम्बेडकर नगर का निवासी बुनकर, खास तौर से बुनकर, दुकानदार तो बिजली के लिए परेशान है, बुनकर जो है उसका जो उद्योग चल रहा था उसमें भी कहीं से तरक्की की बात नहीं हो रही है कि कुछ उसको प्रोग्रेसिव के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिया जाए। जो व्यवसाय हम लोगों का है वो एकदम निचले पायदान पर चला गया है। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर जो काफी मेहनत करके जो है कपड़ा तैयार कराया, आज पूरे हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी मुल्कों में इसकी मांग है और सबसे सस्ता कपड़ा तैयार कराया। और जो है इसका नतीजा आज ये है कि सरकार किसी ने अनदेखी कर रही है हम लोगों की। टांडा बुनकर औद्योगिक नगरी बहुत पुरानी है, इसका बहुत पुराना इतिहास है और टांडा के कपड़े, तैयार कपड़े और उनके कच्चे माल आते जाते थे। टांडा में मोरंग, गिट्टी भी इसी के संबंध में और सामग्री, निर्माण सामग्री रेलवे के माध्यम से, बैगन के माध्यम से आती जाती थी। पब्लिक या जनता के काम के लिए कोई वजह औद्योगिक नगरी टांडा में रेलवे स्टेशन खत्म होने से उद्योग पर बुरा असर पड़ा। स्टेशन के बगल में टांडा स्टेशन एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पे कपड़े का व्यवसाय बहुत चरम स्तर पे होता है और पहले जब पैसेंजर ट्रेन चलती थी तो सभी यात्री आते थे टिकट लेके तथा उनका सामान आता तथा जाता था, परंतु ये 93 से ये गाड़ी बंद कर दी गई, इसलिए ये परेशानी हुई। इलाके में बने गांधी आश्रम की हालत देखिए। इसका बिक्री और उत्पादन केंद्र 7 जनपदों में फैला है, फिर भी इसका यह हाल है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उत्पादन कारोबार की कई इकाइयां ठप हो चुकी हैं।
अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी मरीजों को गंभीर बीमारियों के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, जिसके पीछे चिकित्सकों की कमी का तर्क दिया जाता है। आए दिन जो प्रसूता स्त्री हैं और जो एक्सीडेंटल केस हैं उनको उस समय खून की आवश्यकता होती है और उनको यहाँ पर खून नहीं मिल पाता, इसलिए उनको अन्य जनपद या लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रिफर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विकास के लिए यहाँ पैसा नहीं पहुँचा। बीते 5 सालों में सांसद निधि के तहत 16 करोड़ 50 लाख रुपए अंबेडकर नगर के विकास के लिए मिल चुके हैं, जिनमें से शिक्षा के क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विद्युतीकरण के नाम पर 5 करोड़ रुपए, सड़कों पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा हैंडपंप लगवाने के लिए भी सांसद निधि का इस्तेमाल किया गया। 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए का तो अकेले गांव का विद्युतीकरण हुआ सांसद विकास निधि से, और तमाम गांव और पुरों को नाले और खड़ंजे से जोड़ा गया है। मतलब 100% जितना सांसद निधि का पैसा था उसको विकास कार्य के लिए टोटल भेज दिया गया है। गांव का चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे गांव की कच्ची सड़कें जहां रास्ते खराब हो चाहे वहां की व्यवस्था हो, शिक्षण संस्थाओं को पैसा देने की बात हो, इन सारी चीजों पर खास तौर से बिजली और शिक्षण संस्थाओं पर और रास्तों पर हमने पूरा ध्यान दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधि की बातों से इलाके के विकास के लिए बातों में गंभीरता झलकती है। विकास में तत्परता से भी इनकार नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ बातें हैं या फिर हकीकत से ताल्लुक रखती हैं। खैर, चुनावी मौसम फिर परवान चढ़ रहा है और एक बार फिर बारी जनता की है। देखना होगा कि इस बार जनता किसे इस इलाके की कमान सौंपती है। अंबेडकर नगर से अशोक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त है ब्रेक का, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। हमारे धंधे में गलती की सिर्फ एक सजा होती है, पर मेरा काम तो प्यार से होता है, हथियार से नहीं। एक्स प्लस प्रेजेंट्स वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर बेशरम कल रात 9 बजे जी सिनेमा पर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, अनियमित और असंतुलित खानपान, स्ट्रेस, नतीजा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। इस खतरे की घंटी को अनदेखा ना करें। अपनाएं हमदर्द लिपोटैब। इसका लहसुन, हल्दी और बदरंज बोया युक्त फॉर्मूला बढ़े हुए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो लापरवाही ना बरतें, अपनाइए लिपोटैब और करें अपनी सेहत की कुदरती हिफाजत। हमदर्द लिपोटैब कीप्स यू हेल्दी। मिठाई सर। किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइल कर लिया। ठीक है तो आधी ले लेता हूँ। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी। हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा। कम है सर। अरे यार 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर, 30 इयर्स। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर। ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाइए ना सर। भाई अब तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक कॉमर्स। चुनाव आते ही गली मोहल्लों में राजनीति पर चर्चा करना शगल सा बन जाता है। इन दिनों भी यही हो रहा है। मेरठ में भी ऐसा ही हो रहा है। मेरठ में गुप्ता चाय वाले के पास भी रोज ऐसी भीड़ लगती है जिसका कोई जवाब नहीं, और इस दुकान पर भी आम जनता रोज किसी न किसी की पार्टी की सरकार बनाती है तो किसी की गिराती है। मेरठ की चुनावी चाय में कितना उबाल आया है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने। सर्दी के मौसम में मेरठ में भी राजनीति का पारा चढ़ने लगा है।
हम इस समय मौजूद हैं 47 साल पुरानी गुप्ता टी स्टॉल पर और हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चाय की चुस्कियों के साथ लोग राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। रोज सरकारें बन रही हैं और गिर रही हैं और अब हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके की देश में राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं और जो घटनाएं घट रही हैं उससे राजनीति पे क्या असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह चाय, गरम गरम चाय जो है टेबल पर सजी हुई है और साथ में सजी हुई है महफिल जिसमें चर्चा चल रही है राजनीति की और आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी, यही चर्चा जो है इस टेबल पर चल रही है। यहाँ जानते हैं वरिष्ठ नागरिकों से और युवाओं से कि किस तरह देश के आगे हालात रहने वाले हैं। भाई साहब आपका क्या नाम? नकी हुसैन, एडवोकेट। वकील साहब, किस तरीके के आगे की राजनीति को आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम तो ये महसूस करते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स जो होती है वो मौका परस्ती की, मजहब की बुनियाद पर होती है या कास्ट क्रीड पर होती है। जब तक यहाँ से कास्ट क्रीड और मजहब की बुनियाद से हट के पॉलिटिक्स नहीं होगी, जब तक वेलफेयर टू दी पीपल नहीं होगा, आम आदमी के फायदे के लिए, आम आदमी की परेशानियों को ध्यान में रख के जो पॉलिटिशियन आगे बढ़ेंगे कामयाब वो होंगे। आज के दिन में ऐसा लगता है कि केजरीवाल इस फ्रेम में फिट हैं। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल जी, किस तरीके से आगे की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं? देखो, अभी तो भाई साहब किसी की भी सरकार आने की संभावना नहीं है। तिरचंग को सभा बनने की लग रहा है और उसके अंदर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी लगते हैं नंबर 1 पे, जो देश को चला भी लेंगे और उनके पीछे पब्लिक भी बहुत जुड़ेगी। मैं डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश के लिए सोच रही है और बाकी की जो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनका सिर्फ अपने से स्वार्थ है और किसी से स्वार्थ नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। प्रश्न एक ये है कि जो आधार आने वाले समय को निश्चित करने के हैं वो कैरेक्टर पर, व्यक्ति के उस स्थान पर होने चाहिए कि उसकी उपलब्धियां विगत में क्या रही हैं। आने वाले समय में जिसकी भी हुकूमत रहेगी, भारत का भविष्य उज्जवल होगा। हर नागरिक का अपना नेता है और हर एक की अपनी सरकार है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक हालात को वो देख रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ वो कैसे राजनीतिक हालात की जो है चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम? शैलेंद्र चौधरी। शैलेंद्र जी, किस तरीके से आने वाले चुनाव को देखते हैं? 2014 में किसकी सरकार बनने वाली है केंद्र में, क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम तो बहन जी को सपोर्ट करते हैं, बहन जी की सरकार बने, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और वेस्ट यूपी में तो जो राजनीति है वो गन्ने के ऊपर है। ये इतिहास उठा के आप देख लें कि पिछले जब बहन जी की सरकार हुई है कि इतिहास में गन्ने के रेट बढ़े, टाइम से मिलें चली और टाइम से किसानों के पेमेंट हुए। आज किसान भुखमरी के कगार पे है, किसान आत्महत्या कर रहा है। बीजेपी कैसे जो है सत्ता में? बीजेपी सत्ता में इसलिए आएगी कि कुछ और भी ऐसे दल हैं जो वाकई में देश की तरक्की चाहते हैं। जब बीजेपी बुरी तरीके से उन्हें लगेगा कि सही सीटों के साथ आ चुकी है तो वो लोग खुल के बीजेपी के साथ आएंगे और एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी जो इस देश को विकास में बहुत ऊपर ले जाएगी। चाय के उबाल के साथ साथ राजनीतिक उबाल भी यहाँ पर खूब देखने को मिल रहा है। कोई बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है तो कोई नेताजी को देखना चाहता है। कहीं मोदी की बात चल रही है तो केजरीवाल भी आगे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि राहुल बाबा के बारे में क्या ख्याल है और 2014 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें राहुल बाबा का क्या रोल रहने वाला है। क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत जी, राहुल को किस तरीके से देखते हैं 2014? राहुल जी का तो फीका क्रेज है, अभी कोई क्रेज नहीं है, हमारे युवाओं में कोई क्रेज नहीं है। मोदी जी की लहर है, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, हर जगह पत्रिकाओं में, समाचारों में मोदी जी की लहर है और मोदी जी आने भावी वाली प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी को चांस देना चाहिए। बीजेपी जब भी आई है देश की तरक्की हुई है। जब भी बीजेपी ने देश के लिए कुछ किया है। कांग्रेस पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने थे उन्होंने परमाणु परीक्षण करके देश को काफी आगे ले गए हैं। तो एक देश की भावना जो है वो बीजेपी के अंदर।
यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आने वाले राजनीति की सरगर्मियां किस तरीके से आगे बढ़ेंगी और जो चुनाव है लोकसभा का 2014 का, वो उसमें क्या स्थिति देश की रहने वाली है। आपका क्या नाम है? नरेश गुजर, एडवोकेट। वकील साहब, किस तरीके से आने वाले चुनाव को देखते हैं और क्या स्थिति जो है उभर कर सामने आएगी? भाई साहब, सारा देश ऐसा लगता है कि क्या किसान, मजदूर, व्यापारी सारे हिंदुत्व की तरफ अग्रसर हैं। सब हिंदुत्व को और राष्ट्र को बचाना चाहते हैं। ये सारी समस्याएं पूरे देश में चारों तरफ से घिरी हुई हैं, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, और उसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। इन गन्ने की किसानों को रेट नहीं मिल रहे हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, विकास कार्य उत्तर प्रदेश में ठप हैं और किसानों को बिजली नहीं आ रही है। रही केंद्र की बात, केंद्र की किसी से छिपी नहीं है कि महंगाई चरम सीमा पर। रही बात, ये सरकार ने घोटाले पे घोटाले करे हैं, ऐसे घोटाले की पूरे देश का सिर नीचे हो गया। पूरे मेरा तो मानना ये है कि 5 साल की सरकार को अगर घोटाले की सरकार माना जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा मानना ये है कि मोदी का जादू लोगों के सिर पे चढ़ के बोल रहा है। मेरा मानना यह है कि जो 30 लोकल दल हैं, स्टेट वाइज एसपी, बीएसपी, इसी तरह टीएमसी, नीतीश कुमार, इनकी जो संख्या है वो 200 प्लस पहुंचेगी और ये 150 पे दोनों दल रह जाएंगे। उसके बाद हंग लोकसभा होगी और उसके बाद कोई भी सरकार, तीसरे मोर्चे का कोई भी प्रधानमंत्री रूप में उम्मीदवार आ सकता है। अदरवाइज इनके भी आ सकते हैं किसी समर्थन से, लेकिन पूर्ण बहुमत इन दोनों पार्टियों को नहीं मिलने जा रहा। कैसे देखते हैं आने वाले चुनावी परिदृश्य? मैं तो यही मान के चलता हूँ कि जनता जो परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है, करप्शन बहुत ज्यादा है, और जहां तक ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि तुष्टीकरण के मामले में, तो मैं तो देता हूं कि मोदी जो है इस समय कोई तुष्टीकरण की बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो विकास की, डेवलपमेंट की बातचीत कर रहे हैं। और जो विपक्षी पार्टियां सभी कह रही हैं कि उन्होंने वहां पे गुजरात में दंगे कराए और लोगों को मरवा दिया, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट की जांच में भी वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो चुके हैं। और चुनाव के बाद जो स्थिति बनने वाली है देश, 10 साल जो यूपीए की सरकार रही है, इसने पूरे देश को लूट के खा गए हैं, और जनता की उम्मीद, क्योंकि विकल्प यहाँ कोई और है नहीं बीजेपी के अलावा, तो जनता बीजेपी को ही विकल्प के रूप में चुनेगी और इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय को, किस तरीके की जो है स्थिति रहने वाली है? देखिए, एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जो यूपीए की सरकार चल रही है, 10 साल इसमें इतने घोटाले करे, आम आदमी परेशान है, व्यापारियों को देखती है, सिलेंडर के रेट इतने बढ़ चुके हैं, लोग परेशान है, अपना खाना नहीं बना सकते। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कमी करने का संकेत दिया है। सरकार ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूपी विद्युत नियामक आयोग से इस मसले पर 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के उस प्रस्ताव पर रिपोर्ट मांगी है जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी करने की मांग की गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अवनीश से। अवनीश, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे आपसे विस्तार से। देखिए, सरकार ने शासन में इस पूरे मामले पर जो है 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है पावर कॉर्पोरेशन से और नियामक आयोग से, किस तरीके से जो बिजली के दरें हैं उनको कम करने को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। दरअसल उपभोक्ता परिषद ने प्रत्यावेदन दिया था योजना आयोग के उपाध्यक्ष MC वाजपेयी को, और उसके माध्यम से ये पूरी रिपोर्ट जो है सरकार के पास पहुंची है। और उसी मामले में जो है अब सरकार ने आगे कार्रवाई की है और इन दोनों ही संस्थाओं से रिपोर्ट मांगी गई है। जी अवनीश, बिजली दरों में कमी होती है तो क्या संकेत दिए सरकार ने, कितनी कमी दी जाएगी? देखिए, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और बिजली का मुद्दा आपको मालूम है कि दिल्ली में किस तरीके से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार को भी लगता होगा कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से 2 बार जो है बिजली के बिल बढ़ाए गए, तीसरी बार प्रस्तावित है बिजली की दरों को बढ़ाए जाने को लेकर, तो शायद कहीं न कहीं सरकार भी दबाव में है और इसीलिए इस तरह की कवायद करके शायद मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कमी करने का संकेत दिया है। सरकार ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूपी विद्युत नियामक आयोग से इस मसले पर 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना प्रदेश उत्तराखंड। आज जो कोयले से भरी इस ट्रेन को लेकर निकल गया, ट्रेन भी उसकी और कोयले का ये धंधा भी उसका। भैया, तेवर हमारे खून में, तेरे भौंकने से कुछ नहीं होगा।
ये वक्त ऐसा था जब कलकत्ता सिर्फ दो ही चीजों के लिए जाना जाता था, पहला हावड़ा ब्रिज और दूसरा विक्रम और बाला। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। हमारे धंधे में गलती की सिर्फ एक सजा होती है, पर मेरा काम तो प्यार से होता है, हथियार से नहीं। एक्स ब्लास्ट प्रेजेंट्स वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर बेशरम कल रात 9 बजे जी सिनेमा पर। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पहली नजर, सबसे बड़ा फैसला, लखनऊ से लाल किला। यूपी डिसाइड्स 2014 रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं अजीत। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। राजकुमार ठुकराल के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सुबह 11 बजे विधानसभा शुरू होते ही पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट और फिर विल में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उत्तरकाशी के संगमचट्टी इलाके में तेंदुए का खौफ छाया हुआ। यहां तेंदुए ने गांव वाले को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर गांव वालों का कहना है कि तेंदुआ आदमखोर हो चुका है और वो अब तक कई लोगों को घायल कर चुका है। बागेश्वर के कांडा सिलखेत इलाके में अवैध खड़िया खनन किया जा रहा है, जिसके बाद से कई घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। गांव वालों के मुताबिक अगर खनन को नहीं रोका गया तो उनके घर बरसात में नहीं बचेंगे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट 7 दिनों के लिए ग्रामीण इलाकों में गए हैं, जहां स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस दौरान नुक्कड़ नाटकों का भी मंचन किया जाएगा। हरिद्वार में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने और प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की तरफ देख रही है, ऐसे में माहौल भी बीजेपी के पक्ष में है, जिसे अमली जामा कार्यकर्ता पहना सकते हैं। उधर पिथौरागढ़ में बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वो महज चुनावी बजट है। उनके मुताबिक इस बजट से आम लोग बेहद निराश हैं। बीजेपी ने इस बजट को जनविरोधी बजट करार दिया है। बजट में ऋषिकेश के ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके बाद से लोगों में खुशी है। आपको बताएं, इस बारे में इस बार के बजट में सरकार ने 1014.74 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए रखा है। चंपावत के टनकपुर स्थित शारदा नदी के घाट इन दिनों बदहाल पड़े हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बरसात में शारदा नदी में उफान आया, जिसमें घाटों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में प्रशासन ने घाटों की मरम्मत का भरोसा दिया, लेकिन 7 महीने बाद भी घाट बदहाल पड़े हैं, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। उत्तरकाशी में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले हुए, जिनमें जेनरिक दवाओं के लिए अलग से काउंटर लगाने समेत कई उपकरण की खरीद को स्वीकृति दी गई। बैठक में जिलाधिकारी श्रीधर बाबू ने अस्पताल में सीवर लाइन की व्यवस्था के लिए जल संस्थान विभाग को प्रपोजल तैयार करने को कहा है।
जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति के मुताबिक नई सीवर लाइन के लिए समिति जल संस्थान विभाग को धन मुहैया करवाएगी। पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई है। मसूरी में देर रात हुई तेज बारिश के कारण स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब मसूरी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि बर्फबारी से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इधर पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद हुई बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। हालांकि सैलानी इस मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, कालामुनी, हसलिंग, पंचकुला, खटिया चाप जैसे इलाकों में सड़कें करीब